नमस्कार विद्यार्थियों। जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। इस प्रेरक वाक्य के साथ श्री एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। छात्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की यह 14वीं कक्षा है और इसमें हम अधिगम विषय को निरंतर करते हुए आज बात करने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर, फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग। छात्रों, हम आपके लिए अधिगम जैसे विषय को अत्यंत सरलता से समझा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यदि हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम आज प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। छात्रों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते क्या हैं कि जब भी विद्यार्थी सीखने लगता है तो वह सीखना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कुछ कारक, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी सीखने की गति को प्रभावित करते हैं या यूँ कहें कि उसको मंद कर देते हैं। तो आज इस कक्षा में हम जानेंगे कि हमारा जो सीखना है, विद्यार्थी का जो सीखना है, वो किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं निम्नांकित हैं और उन्हें निम्नलिखित रूप से बांटा जा सकता है। पहला हमारा है विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। इस तत्व में हम ये जानेंगे कि विद्यार्थी को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहला देख लेते हैं हम, अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। छात्रों, सभी जानते हैं कि हम जो सीखते हैं वो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य, जो हमारी मानसिक क्षमता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो विद्यार्थी है, जो हमारी कक्षा में है, जिसे हम सिखाना चाहते हैं, यदि वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, मान लीजिए उसके सिर में दर्द है या वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है या वो अक्सर बीमार रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम कितना भी अच्छा उसको पढ़ाएं लेकिन उसको अधिगम नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य, उसका पढ़ने में ध्यान केंद्रित नहीं होता है, वह बार बार किसी तनाव के अंदर चला जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो उसके दिमाग में चलता रहता है, तो निश्चित रूप से उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो इस तरह से विद्यार्थी को उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। दूसरा कारक हम देखते हैं, विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता। देखिए, हर विद्यार्थी अपने आप में अलग होता है। यदि हम बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि भी प्रत्येक विद्यार्थी में अलग अलग होती है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे होते हैं वह सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो उनकी कुछ क्षमताएं निर्धारित होती हैं और उनकी योग्यताएं होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग योग्यता होती है। तो जिसकी योग्यता ज़्यादा है, जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, वह निश्चित रूप से अधिगम बहुत सरलता से, आसानी से और शीघ्रता से कर लेगा, जबकि जो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, वह बालक अधिगम करने में उसको कठिनाई होगी। तो इस तरह से जो विद्यार्थी की क्षमताएं और योग्यताएं होती है वह अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जानें कि हम जो विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं, देखिए अभिप्रेरणा कई प्रकार की होती है। यहाँ मैं आपको सारांश में ये बताऊंगी कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रेरणा के कोई भी कार्य संपादित नहीं कर पाता है, और विद्यार्थी की हम बात करें तो उसको भी हमें अभिप्रेरित करना होता है। अब यह अभिप्रेरणा या तो उसको गुरुजनों से मिलती है या पारिवारिक सदस्यों से मिलती है, माता पिता से मिलती है या मित्रों से मिलती है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जब तक नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थी नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि वो मोटिवेशन उसको कितना मिल रहा है, यदि बालक को बार बार मोटिवेट किया जाता है तो वह निश्चित रूप से अच्छे से सीखेगा, सरलता से सीखेगा और सीखने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन यदि उसके जीवन में अभिप्रेरणा नहीं है, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं है, तो वो निश्चित रूप से जो उसका अधिगम है वह प्रभावित होगा।
अगला हम तथ्य देख लेते हैं, जीवन उद्देश्य। देखिए, जो हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं वह भी हमारा जो सीखना होता है उसको सरल बना देते हैं। यदि विद्यार्थी के जीवन में उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, तो वह पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। अतः प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ गुरुजनों को उसकी सहायता करनी चाहिए कि बच्चे तुम्हें ये बनना है, इसलिए तुमको लगातार मेहनत करनी है। तो इससे निश्चित रूप से उनका जो अधिगम है वह प्रभावित होगा। तत्परता एवं इच्छा शक्ति। जो ज्ञान अर्जन करने में जितना तत्पर है, जिसकी जितनी इच्छा शक्ति होती है, वह उतनी ही सरलता और शीघ्रता से अधिगम कर लेता है। यह बात निश्चित है। तो विद्यार्थी में भी यदि तत्परता है, वह बात नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वह अधिगम सरलता से कर पाएगा। और इसके विपरीत यदि वह सीखने में तत्पर नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अध्यापक से संबंधित कारक। देखिए, अभी जो हमने बात की वो विद्यार्थी से संबंधित कारक थे कि विद्यार्थी के पक्ष में इतने सारे फैक्टर होते हैं जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें न केवल विद्यार्थी, न केवल शिक्षक, अपितु जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो विद्यालय प्रशासन है, वह सब ही इसमें हिस्सेदार होते हैं। अतः यहाँ जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको भी मैंने इसी तरह से विभाजित किया है। तो पहली जो दृष्टि है विद्यार्थी के पक्ष से वह हम पढ़ चुके हैं। अब द्वितीय कारक हम शिक्षक की दृष्टि से जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। पहला है विषय पर पूर्ण अधिकार। देखिए, यदि अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार है, वह जिस विषय को पढ़ाने आया है कक्षा में, उसको नाना प्रकार से अनेक उदाहरणों से वह यदि कक्षा में समझाता है, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी है वो शीघ्रता से अधिगम कर लेंगे। और यदि वह अपने विषय को नहीं जानता है, अपने विषय के बारे में उसका इतना अध्ययन नहीं है, तो वह विद्यार्थी को क्या सिखा पाएगा। अतः जो शिक्षक होते हैं उनका विषय पर जो अधिकार होता है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षण कला और कौशल। देखिए, ज्ञान तो है शिक्षक में, लेकिन उसमें कला नहीं है, उसमें अभिव्यक्ति नहीं है, उसमें पढ़ाने का कौशल नहीं है, तो वह अधिगम में बाधा पहुंचाएगा। और दूसरी ओर यदि उसमें पढ़ाने की कला है, उसके शिक्षण से सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, तो बालक अधिगम शीघ्रता से कर लेंगे। तो जो अध्यापक है उनकी शिक्षण की कला और जो कौशल है वह भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। छात्रों, मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको देखने से ही हमें डर लगता है और हम ये सोचते हैं कि कब जल्दी से ये जाए और हमारा जो कालांश है, हमारा जो पीरियड है वो फटाफट से निकले। हम उनके जाने की कामना करते हैं, दुआएं करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वह प्रायः ऐसा सोचा करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखें कि कुछ अध्यापक ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जिनके कालांश का हम इंतजार करते हैं, जिनके पीरियड का हम वेट करते हैं कि कब वो अध्यापक आएंगे और कब हम उनसे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये अध्यापक का व्यक्तित्व और व्यवहार है। जिन अध्यापक का व्यक्तित्व और व्यवहार मृदुल होता है, बच्चों के साथ मित्रवत होता है, तो बालक उनसे अधिगम शीघ्रता से कर लेते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को उनसे पूछ पाते हैं। इसके विपरीत जो क्रूर होते हैं, स्वभाव से थोड़े कठोर होते हैं, उनसे बालक अपनी जिज्ञासा इतनी जल्दी पूछ नहीं पाते हैं। अतः जो शिक्षक का व्यक्तित्व और व्यवहार है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। देखिए, अगर अध्यापक खुद ही अपनी समस्याओं में इतना डूबा हुआ है कि वह कक्षा में भी आकर वही रोना रोता रहता है, वही सारी बातें, अपनी फैमिली की बातें बच्चों से डिस्कस करता है, अपने दुख की, उनके साथ में क्या अन्याय हुआ है, अगर मतलब कुल मिलाकर वो मानसिक रूप से समायोजित नहीं है, तो वह क्या करेगा? अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालेगा या फिर अपनी जो समस्याएं हैं वो बच्चों के सामने कहेगा
कहेगा जो कि नहीं कहनी चाहिए। तो इस तरह से जो अध्यापक का मानसिक संतुलन होता है, उनकी जो समायोजन शक्ति होती है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। दूसरी ओर यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है, खुश मिजाज है, तो वह निश्चित रूप से पॉजिटिविटी ही अपने बच्चों को देगा, सकारात्मकता ही देगा, बच्चे उनसे अभिप्रेरित होंगे। जबकि कुसमायोजित अध्यापक अधिगम के लिए बाधा पहुंचाते हैं, अधिगम के लिए घातक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन भी अधिगम को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतःक्रिया का स्तर। आप अध्यापक हैं, आप कक्षा के नेता हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका क्लास पे कंट्रोल नहीं है, आप ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं, ज्ञान भी है आप में, लेकिन जब अनुशासन की बात आती है तो आप यूं ही बच्चों को छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और वह किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। देखिए, सीखने के लिए अनुशासन का, दृढ़ता का, अवधान का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः अध्यापक के रूप में आपको कक्षा पर नियंत्रण करना आना चाहिए। आप इस तरह से अपनी कक्षा को अनुशासित रखें कि सभी बच्चे ध्यान से आपकी बात को सुने। तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो अनुशासन करने का तरीका है, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे कि विषय वस्तु से संबंधित कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं, विद्यार्थी के जो गुण हैं, वह अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षक के जो गुण या अवगुण हैं, वह अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे, जान लेते हैं हम। विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, सरल है, कठिन है, जैसी विषय वस्तु होगी। हम कभी कभी कहते हैं सिलेबस बहुत टफ है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी दृष्टि में जो अधिगम होगा वह प्रभावित होगा। दूसरी ओर आपके स्तर के अनुसार यदि विषय वस्तु तैयार की गई है तो निश्चित रूप से वह आपको समझ में आएगी। विषय वस्तु का चयन। आपकी कक्षा के अनुसार जिस संकाय से आप संबंधित है, उस संकाय के अनुसार यदि विषय वस्तु का चयन किया गया है और जिस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं उस विषय वस्तु का चयन किया गया है, तो यकीन मानिए आपकी रुचि उसमें होगी, पढ़ने में आपका ध्यान लगेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन विषय वस्तु में कुछ ऐसे अंशों को डाल दिया गया है जो ना तो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है और न ही आपके क्षेत्र में काम आने वाले हैं, तो उसके अंदर आपकी रुचि नहीं होगी। अतः विषय वस्तु का चयन और विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। फिर है विषय वस्तु का आयोजन। विषय वस्तु तो निर्धारित कर दी, लेकिन उसका आयोजन किस प्रकार से किया गया। मान लीजिए आपकी जो विषय वस्तु है उसमें दो स्वरूप है, एक सैद्धांतिक है और एक प्रायोगिक है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बार पूरा सैद्धांतिक ही सैद्धांतिक किया गया और एक बार पूरा व्यवहारिक ही व्यवहारिक कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें समायोजन होना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक विषय वस्तु के चयन का एक उद्देश्य होता है वह सार्थक हो पाता है, क्योंकि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों को मिला करके उसका आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से बालकों में रुचि बनी रहती है और वह कुछ सीख पाते हैं। जबकि एक बार भी कुछ विद्यालय में ऐसा होता है कि विषय वस्तु तो इसी तरह से बनाई जाती है, लेकिन उसका जो आयोजन होता है वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या फिर केवल व्यवहारिक स्वरूप को भी वे कागजी कार्यवाही में करके रख देते हैं। तो ये स्वरूप ठीक नहीं है। इसका मतलब विषय वस्तु जो हमारे लिए निर्धारित की गई है उसका आयोजन जो विद्यालय प्रबंधन है उसके द्वारा किस तरह से किया जाता है, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। आगे हम देख लेते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक। अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के तरीके। अब इसमें नाना प्रकार से हम बालक को सिखा सकते हैं। आप बालक को सीखने के लिए किस प्रकार का अनुभव करवा रहे हैं। देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि जो अच्छे विद्यालय होते हैं उनके अंदर किसी एक, मान लीजिए कोई कठिन आपको लग रहा है, बालकों की दृष्टि से कोई कठिन आपको विषय लग रहा है, तो उसके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, या फिर बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं और उनका व्याख्यान करवाया जाता है। इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है कि वह अधिगम के आपको सकारात्मक अनुभव देना चाहते हैं और अधिक अनुभव देना चाहते हैं, जिससे विषय वस्तु आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के जो तरीके होते हैं वह भी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं।
शिक्षण अधिगम वातावरण एवं संसाधन, इसका मतलब क्या है कि हमें सीखना तो हम चाहते हैं, लेकिन सीखने हेतु वातावरण तो हो, जो संसाधन हमें चाहिए वो होने तो चाहिए। मान लीजिए कंप्यूटर एजुकेशन है आपके सिलेबस में, लेकिन अब आपने कंप्यूटर के कभी दर्शन ही नहीं किए हैं, संसाधन ही नहीं है आपके विद्यालय महाविद्यालय में, वैसा वातावरण ही नहीं है, तो क्या बच्चे कंप्यूटर की संकल्पना से परिचित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है कि शिक्षण अधिगम को जो वातावरण होता है, जो संसाधन होते हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, वो भी हमारे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने अलग अलग प्रकार से देखा कि किस तरह से अध्यापक और शिक्षार्थी और विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम को प्रभावित करती है। अब सारांश में हम इसका यदि निचोड़ निकालना चाहें कि इन सब को मिलाकर के जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन से आएंगे, तो उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। पहला कारक है इसमें शारीरिक कारक। देखिए, यदि हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दो मोटे रूप में विभाजित करें तो पहला होता है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में हम क्या ले सकते हैं? आयु, स्वास्थ्य, थकान और विकलांगता। आयु से मतलब क्या है? कभी आजकल के जो विद्यालय हैं उसमें तो देखिए आयु निर्धारित कर दी गई है कि इस एज से लेकर इस काल के अंदर उत्पन्न हुए बच्चे इस कक्षा के अंदर प्रवेश ले पाएंगे। एक चीज, पहले क्या होता था कि कहीं पहली क्लास में 3 साल का बच्चा भी आ रहा है तो कहीं 6 साल का बच्चा भी आ रहा है। अभी जो आयु है वह प्रभावित करती है। निश्चित रूप से जो बड़ा बच्चा है वो तो बात को जल्दी समझ जाएगा, जबकि जो आयु में छोटा है वह बात को समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो आयु होती है वह भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, जो स्वस्थ बच्चा है वो शीघ्र अधिगम कर लेता है, लेकिन जो बार बार बीमार रहता है, लंबी बीमारी से ग्रसित है, वह अधिगम नहीं कर पाता है। थकान, बच्चा घर में इतना काम करके आता है कि स्कूल में जब आता है तो उसको नींद आने लगती है, तो वह बालक क्या अधिगम कर पाएगा? इसलिए बच्चे की जो थकान होती है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। ये सब शारीरिक कारक में ही है। विकलांगता, किसी भी प्रकार से मानसिक विकलांगता है या कोई शारीरिक विकलांगता है, उसके अंगों में कोई भी जो अंग है वह ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वह उसको अधिगम में परेशानी होती है। तो इस तरह से शारीरिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं जो मुख्य कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में हम क्या ले सकते हैं? बुद्धि। जैसे अभी हमने बात करी कि जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी वह अधिगम को अच्छे से कर पाता है, जबकि कम बुद्धि लब्धि वाले बालक अधिगम शीघ्रता से नहीं कर पाते हैं। रुचि, आपकी रुचि है या नहीं है, आप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि विद्यालय में हमें ज़बरदस्ती भेजा गया है, तो ऐसे बच्चों की जो रुचि बन जाती है, कुरुचि हम कहेंगे, तो फिर उनको सिखाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए जो रुचि है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति, आप क्या सोचते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है उसके प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है या नकारात्मक अभिवृत्ति है। आपने ये मान लिया कि मेरे ये कुछ काम नहीं आने वाला, तो यकीन मानिए कि वह अधिगम आपको कभी नहीं होगा। जबकि आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, आप उसको जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, तो आपको अधिगम शीघ्र होगा। फिर हम कहेंगे अभिक्षमता, कि जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वह भी सीखने को प्रभावित करती है। अगला हम देख लेते हैं विषय वस्तु का स्वरूप। अभी हमने बात करी, पृथक से बात करी थी कि विषय वस्तु यदि कठिन है तो अधिगम नहीं हो पाएगा, विषय वस्तु सरल है तो बच्चा शीघ्रता से उसको समझ जाएगा। सीखने की इच्छा अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने की विधि, किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, कौन सी शिक्षण विधियों से जो अध्यापक हैं वो आपको सिखा रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन कौन से ऐसे संसाधन आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे आपका अधिगम सरल हो पाए, तो ये सारी चीज़ें भी अधिगम को सीखने को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कितना मिल रहा है आपको, घर से कितना मोटिवेशन मिला है, विद्यालय में कितना मिला है, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। वातावरण सही है या नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आपको ऐसे संसाधन, ऐसे शिक्षक, ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध है या नहीं है, ये सब भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। थकान, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बालक की जो थकान होती है, शारीरिक या मानसिक थकान होती है, वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य,
जो हमारा स्वास्थ्य होता है शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। ये दोनों अगर स्वस्थ हैं तो अधिगम सरलता से होता है, अन्यथा अधिगम में बाधा पहुंचती है। और अंतिम हम देखेंगे वंशानुक्रम। देखिए, एक फैक्टर यह भी है कि वंशानुक्रम यदि हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं ये हैं कि यदि परिवार में पढ़ने वाले, एक पढ़ने की अभिवृत्ति बनी हुई है, सभी लोग अध्ययन के प्रति जागरूक है, तो आपका जो अधिगम है वह शीघ्रता से हो पाएगा। जबकि यदि परिवार के लोग पढ़ने में इतनी रुचि नहीं रखते हैं, किसी और कार्य में उनकी रुचि है, तो बालक की भी जो रुचि है वो उधर ही चली जाती है जहाँ परिवार के लोगों की होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वंशानुक्रम होता है, जो कुछ हेरिडिटी भी आ जाती है, आनुवांशिकता भी होती है, कि जो जीन्स में होता है कि इंटेलिजेंट माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह इंटेलिजेंट होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें प्रायः वैसी बुद्धि जागृत नहीं होती है। लेकिन अपवाद सब जगह होते हैं, पर फिर भी वंशानुक्रम जो होता है वह अधिगम को प्रभावित करता है। इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। देखिए, अब परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे पूछ सकते हैं सीखना किस तरह से प्रभावित होता है, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, या सीखने पे किसका असर आता है। तो कुछ भी पूछा जाए, आपकी संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से जाना, अलग अलग दृष्टियों से हमने इस पर चर्चा की। मैं समझती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।